दोस्तों बीसीसीएल आईपीओ के दमदार परफॉर्मेंस के बाद कोल इंडिया ग्रुप की एक और सब्सिडरी कंपनी सीएमपीडीआई यानी सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड लेकर आ रही है अपना आईपीओ मेन बोर्ड से। खास बात यह है कि आईपीओ लॉन्च से पहले ही ग्रे मार्केट में इस इशू की अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है, जिससे इन्वेस्टर्स के बीच एक्साइटमेंट बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या ये आईपीओ कोल इंडिया ग्रुप के पिछले आईपीओ की तरह मल्टीबैगर साबित होगा या फिर वैल्यूएशंस के हिसाब से इसमें रिस्क ज्यादा है? और सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड की प्रेफर्ड कंसल्टेंट भी है। आज के इस वीडियो में हम सीएमपीडीआई आईपीओ की पूरी डिटेल में एनालिसिस करेंगे, जहां पर हम कंपनी क्या करती है, इसके बिजनेस सेगमेंट क्या है, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेबिलिटीज क्या है, माइनिंग सेक्टर में इसका मार्केट पोजीशन क्या है, और आखिर में देखेंगे कि आईपीओ में निवेश करने के लिए कैसा है। आईपीओ रिव्यू शुरू करें उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का आईपीओ रिव्यू। सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड यानी सीएमपीडीआई की स्थापना 1974 में हुई थी। यह कंपनी कोल और मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए माइन प्लानिंग, माइन डिजाइन और माइन कंसल्टेंसी सर्विसेज तक पूरा एंड टू एंड सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अगर आसान भाषा में हम समझे तो कंपनी किसी माइनिंग कंपनी को कोल रिजर्व ढूंढना हो, माइन डिजाइन करवाना हो, एनवायरमेंट क्लियरेंस प्लानिंग करनी हो तो सीएमपीडीआई जैसी कंसल्टेंसी कंपनी उनकी मदद करती है। आज ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट कोल और मिनरल कंसल्टेंसी कंपनी में से एक है। फिस्कल ईयर 2025 में कंपनी का मार्केट शेयर लगभग 61% था और इसका सबसे बड़ा क्लाइंट है कोल इंडिया लिमिटेड, जो इसकी पेरेंटल कंपनी है। इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा भी होने वाला है। जिन लोगों ने फ्राइडे के दिन जिनके डीमेट में कोल इंडिया का एक शेयर है, वो सभी शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल है। मतलब अब आप एक ही पैन कार्ड से 3 एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 पर आता है रिटेल कैटेगरी, जहां पर अप टू 2 लाख रुपीस अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 पर आता है शेयर होल्डर कैटेगरी, जहां पर भी आप अप टू 2 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर सकते हैं। और नंबर 3 पर आता है एम्प्लॉय कोटा। जो इस कंपनी के एम्प्लॉयज हैं उनके लिए एम्प्लॉय कोटा रखा गया है, जहां पर आप अप टू 5 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंपनी के मुख्य बिजनेस सेगमेंट की। सीएमपीडीआई के पास 4 प्रमुख बिजनेस वर्टिकल है। जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन एंड रिसोर्सेस एवोल्यूशन, इस सेगमेंट में कंपनी कोल एंड मिनरल्स की खोज करती है, अंडरग्राउंड रिसोर्सेस का सर्वे करती है, रिजर्व एस्टिमेट करती है, यानी माइनिंग शुरू करने से पहले यह सब इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। नंबर 2 पर आता है माइन प्लानिंग एंड डिजाइन सर्विसेज। इस सेगमेंट में कंपनी माइनिंग प्रोजेक्ट की प्लानिंग करती है, ओपन कास्ट एंड अंडरग्राउंड माइन डिजाइन करती है, प्रोडक्शन कैपेसिटी प्लानिंग करती है। कंपनी के 85 मिलियन टन एनुअल कैपेसिटी तक के ओपन कास्ट माइन डिजाइन किए हैं और माइनिंग डेप्थ 420 मीटर तक प्लानिंग की है। नंबर 3 पर आता है एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग। माइनिंग प्रोजेक्ट में एनवायरमेंटल कंप्लायंस बहुत जरूरी है, इसलिए कंपनी एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, पॉल्यूशन मॉनिटरिंग, सस्टेनेबिलिटी प्लानिंग जैसी सेवाएं प्रोवाइड करती है। और नंबर 4 पर आता है जियोमेटिक्स, रिमोट सेंसिंग एंड सर्वे सर्विसेज। इस सेगमेंट में कंपनी एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है, जैसे सैटेलाइट मैपिंग, रिमोट सेंसिंग, डिजिटल माइन सर्वे। इससे माइनिंग ऑपरेशंस अधिक एक्यूरेट और इफिशिएंट बनते हैं। अब बात करते हैं इस कंपनी के रेवेन्यू मॉडल की, जहां पर कोल इंडिया और उसकी सब्सिडरी से 67.10% की रेवेन्यू आती है, तो वहीं अदर से 32.90% की रेवेन्यू आती है। कंपनी का इसके टॉप 10 क्लाइंट से रेवेन्यू 95% अराउंड रहती है, जो टोटल रेवेन्यू का मैक्सिमम डिपेंडेंसी टॉप 10 क्लाइंट पर दिखाता है। अगर सेगमेंट वाइज रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कंपनी की आय लगभग अलग अलग बिजनेस वर्टिकल से आती है। 46.20% रेवेन्यू जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन सर्विसेज से आती है, तो 21.20% रेवेन्यू माइन प्लानिंग एंड डिजाइन सर्विसेज से आती है, तो 17.10% रेवेन्यू एनवायरमेंटल सर्विसेज से आता है, तो वहीं 15.50% रेवेन्यू जियोमेटिक्स एंड सर्वे सर्विसेज से आता है। इससे साफ पता चलता है कि कंपनी का सबसे बड़ी रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन जियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन सेगमेंट से आती है, जबकि बाकी सेगमेंट भी कंपनी के बिजनेस मॉडल को डाइवर्सिफाई करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेबिलिटीज की अगर हम बात करें तो सीएमपीडीआई के पास काफ़ी मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। 31 मार्च 2025 तक कंपनी के पास कोल और माइनिंग एक्सप्लोरेशन के लिए इंडिया की लार्जेस्ट ड्रिलिंग इक्विपमेंट फ्लीट में से एक मौजूद है। यह ड्रिलिंग मशीन माइनिंग एक्सप्लोरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है।
अब अगर हम बात करते हैं रीजनल प्रेजेंस की, तो कंपनी पूरे भारत में अपने ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए 7 रीजनल इंस्टीट्यूट चलाती है। ये इंस्टीट्यूट मौजूद है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और अन्य प्रमुख कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट में। इन इंस्टीट्यूट के माध्यम से कंपनी लोकल माइनिंग प्रोजेक्ट को एफिशिएंटली मैनेज करती है। मिनरल एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो CMPDI सिर्फ कोल सेक्टर तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य मिनरल्स में भी एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। ये प्रोजेक्ट नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट NMET के साथ मिलकर किए जाते हैं। 31 दिसंबर 2025 तक कंपनी ने 11 एक्सप्लोरेशन प्रपोजल सबमिट किए हैं, जिनमें मिनरल शामिल थे बॉक्साइट, कॉपर, मैग्नेटाइट और जिंक। इनमें से 6 प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुके हैं, जबकि 4 प्रोजेक्ट कंपनी सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुकी है। अब एक बार इस कंपनी की स्ट्रेंथ देख लेते हैं। तो CMPDI की स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो इंडिया में स्ट्रॉन्ग मार्केट लीडरशिप, कोल कंसल्टेंसी मार्केट में लगभग 61% का मार्केट शेयर है। कोल इंडिया लिमिटेड के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, 50+ ईयर का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस और स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ड्रिलिंग फिट, साथ ही साथ हाईली टेक्निकल वर्कफोर्स। अब बात करते हैं कंपनी की IPO डिटेल की, जहां पर 20 मार्च के दिन IPO शुरू होने वाला है, तो 24 मार्च तक खुला रहेगा। 30 मार्च के दिन टेंटेटिव लिस्टिंग हो सकती है। ₹2 फेस वैल्यू वाला शेयर होने वाला है। 163 से 172 रुपीज़ का प्राइस बैंड होने वाला है। 1842 करोड़ का IPO साइज है, जो कि पूरा का पूरा OFS होने वाला है। बुक बिल्ड इशू टाइप है। BSE NSE दोनों पर लिस्टिंग होनी है। एक लॉट में 80 शेयर्स के लिए 13,760 रुपए के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना होगा। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की। कंपनी के एसेट और इनकम में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इसके साथ ही पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और EBITDA में भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नजर आई है, जो कंपनी की इंप्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी को दर्शाता है। वहीं कंपनी की नेटवर्थ भी लगभग 2 गुना होती हुई नजर आई है और साथ ही साथ रिजर्व भी डबल हो चुकी है। सबसे खास बात यह है कि कंपनी पर किसी प्रकार का कोई भी बोरोइंग नहीं है, यानी कंपनी वर्चुअली डेब्ट फ्री पोजीशन में है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल्स काफ़ी मजबूत नज़र आते हैं, जो इसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट को दर्शाते हैं। अब एक बार कंपनी की वैल्यूएशन पर नज़र डाल लेते हैं। अगर की रेशो देखें तो ROCE और रिटर्न ऑन नेटवर्थ में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। इसके साथ ही पेट मार्जिन और EBITDA मार्जिन में भी कमी दर्ज की गई है, जो प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ी सॉफ्टनेस को दर्शाता है। वहीं प्राइस टू बुक वैल्यू लगभग 6.01 का है, जो संकेत देता है कि कंपनी थोड़ी हायर वैल्यूएशंस पर IPO लेकर आ रही है। हालांकि EPS एवरेज है और इसकी वजह से PE रेशो तुलनात्मक रूप से बेहतर नजर आता है। कुल मिलाकर वैल्यूएशंस को देखें तो कंपनी स्लाइटली प्रीमियम साइड पर दिखाई देती है। अब एक बार इस कंपनी को उसके कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं, जहां पर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ CMPDI का सबसे स्ट्रांग है। वहीं वैल्यूएशंस की बात करें तो PE लोअर साइड पर है और EPS कॉम्पिटिटिव लेवल पर नजर आता है। इसलिए वैल्यूएशंस के हिसाब से CMPDI IPO रीजनेबली प्राइस्ड या स्लाइटली अट्रैक्टिव नजर आ सकता है, खासतौर पर प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हुए। यानी पीयर कंपैरिजन के आधार पर CMPDI IPO वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लगती है। अब बात करते हैं IPO से आने वाले पैसे का उपयोग कहाँ किया जाना है। तो IPO से आने वाला पूरा पैसा जो है वो OFS होने वाला है, इसलिए कंपनी को प्रोसीडिंग से कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर जो प्रमोटर है वो अपने शेयर्स ऑफलोड करते हुए नजर आएंगे। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। ग्रे मार्केट में फिलहाल 11% के आसपास की डिमांड देखने को मिल रही है, लेकिन याद रखिएगा कि GMP के आधार पर कभी भी कोई निवेश का डिसीजन ना ले, क्योंकि GMP कभी भी बढ़ या घट सकती है। इसलिए हमने कुछ पैरामीटर डिसाइड किए, जिनकी सहायता से आज आप और हम मिलकर इस कंपनी का IPO रिव्यू करने वाले हैं। नंबर 1 पर आता है वैल्यूएशन। इस कंपनी के IPO की वैल्यूएशन बैलेंस नजर आती है। नंबर 2 पर आता है फाइनेंशियल्स। ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल्स स्ट्रांग है और कंपनी डेब्ट फ्री है, जो इसकी बैलेंस शीट को और मजबूती प्रोवाइड करता है। नंबर 3 पर आता है पीयर कंपैरिजन। ये कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर वैल्यूएशंस पर IPO लेकर आ रही है। और नंबर 4 पर आता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट में फिलहाल 11% के आसपास की डिमांड देखने को मिल रही है, जो करंट मार्केट सिनारियो को देखते हुए ठीक मानी जा सकती है। और नंबर 5 पर आता है मार्केट सेंटिमेंट। फिलहाल मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है, जिसका सबसे बड़ा रीज़न ईरान, इजराइल और US के बीच चलता हुआ वॉर, जिसका आज 17 दिन हो चुके हैं। इससे ग्लोबल मार्केट में काफ़ी उठापटक हो रही है और खासकर क्रूड ऑयल की प्राइसिंग में जो आया फ्लक्चुएशन, जिससे मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है। और ऐसे इन्वायरमेंट में जो कंपनी जिसके बिजनेस मॉडल स्ट्रांग हो, जिसके फाइनेंशियल बेहतर हो, वैल्यूएशन रिजनेबल हो
उन्हीं कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। इसलिए फिलहाल इस कंपनी के आईपीओ में मैं अप्लाई करने जा रहा हूं, क्योंकि हमारे 5 पैरामीटर में से 4 इसके फेवर में आते हैं और मार्केट पोजीशन इस कंपनी की काफ़ी स्ट्रांग है। लेकिन आप अपना डिसीजन मेरे डिसीजन पे ना लें, अपना डिसीजन सोच समझ कर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद और अपनी खुद की रिसर्च करने के बाद लीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये आईपीओ रिव्यू वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी एक और कंपनी के आईपीओ रिव्यू के साथ। उससे पहले आप इस कंपनी के आईपीओ में क्या करने वाले हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।